सो हेलो देयर। ये वीडियो हाइपरलिपिडेमिया की सीरीज़ का सेकंड एपिसोड है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स के बारे में और उन्हें हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स भी कहते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स के बारे में, लेकिन इंट्रो के बाद। वेलकम टू केमिप्रो, एक ऐसी जगह जहां हम फार्माकोलॉजी को बहुत ही वियर्ड वे में एक्सप्लोर करते हैं ताकि ना सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने में बल्कि उसको याद रखने में भी आसानी हो। सो इफ़ यू आर न्यू हियर, कंसिडर सब्सक्राइबिंग। तो क्या है एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स और हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स? बाय द वे, अगर आपने हमारी पहली वीडियो हाइपरलिपिडेमिया की नहीं देखी है और अगर आपको जानना है कि हाइपरलिपिडेमिया क्या होता है या फिर लिपोप्रोटीन्स क्या होते हैं, तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। मैं यहाँ आई बटन पर लिंक दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा बेहतर समझ में आए। अंडरस्टैंड? नाउ, एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स का मतलब आसान भाषा में ऐसे ड्रग्स जो हाइपरलिपिडेमिया के अगेंस्ट काम करें, इसीलिए नाम है ना एंटी हाइपरलिपिडेमिक। मतलब ऐसे ड्रग्स जो हमारे ब्लड में से लिपिड का कॉन्सेंट्रेशन कम करें, क्योंकि अगर ब्लड में लिपिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, जिसकी वजह से एंजाइना पेक्टोरिस या फिर स्ट्रोक वगैरह हो सकता है। अंडरस्टैंड? तो जो ड्रग ब्लड में से लिपिड का कॉन्सेंट्रेशन कम करें उन्हें कहेंगे एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स। ओके, तो अब ये ऐसे कौन से ड्रग्स हैं जो ये काम करेंगे? मतलब कि एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन क्या है? तो चलिए देखते हैं इनकी क्लासिफिकेशन। एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले हैं HMG कोए रिडक्टेज इनहिबिटर्स, और आसान भाषा में इन्हें स्टैटिन्स भी कहा जाता है। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो लोवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, फ्लूवास्टैटिन, एट्रोवास्टैटिन एक्सेट्रा। ओके, मतलब एंडिंग में स्टैटिन्स आएगा। नेक्स्ट ड्रग्स हैं फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स और उन्हें फाइब्रेट्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल है क्लोफाइब्रेट, फेनोफाइब्रेट, जेमफाइब्रोजिल एक्सेट्रा। थर्ड क्लास है बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट, इसके अंदर आते हैं कोलेस्टेपॉल एंड कोलेस्टायरेमिन। फोर्थ है नायसिन, नायसिन मतलब निकोटेनिक एसिड, राइट। उसके बाद फिफ्थ है कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स, इसके अंदर एक ही ड्रग है एजिटेमाइब। उसके बाद लास्ट है मिसलेनियस एजेंट्स, इसके अंदर एक ड्रग है बीटा सेटोस्टेरॉल। ओके, तो ये बात हो गई एंटी हाइपरलिपिडेमिक की क्लासिफिकेशन की। अब आप कहोगे कि यार इसको याद कैसे रखें? तो कोई बात नहीं है, उसके लिए भी हमने थोड़ा बहुत इंतज़ाम करके रखा है। एक स्टोरी है, ये कॉलेज की बात है। हमारा एंटी हाइपरलिपिडेमिया का लेक्चर बस कंप्लीट हुआ था, हम क्लास में बैठे थे। उतने में मेरी नज़र क्लास टॉपर पर पड़ी, वो पढ़ाई कर रहा था। अब मैं गया उसके पास और उसे कहा कि भाई एंटी हाइपरलिपिडेमिया के क्लासिफिकेशन की मस्त ट्रिक मिली है, बोल चाहिए क्या तुझे? और मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। तो अब वो ठहरे टॉपर, उनके सामने ट्रिक्स और शॉर्टकट्स की बात करेंगे तो ईगो तो हर्ट हो गई। तो उसने कहा मुझसे कि भाई एक बात बोलूँ तुझे? मैंने कहा बोल। बिल्कुल यार। कहता है कि देख, ये ट्रिक्स और शॉर्टकट्स जैसी चीज़ें हैं ना, अच्छी नहीं होती, ये सब फालतू बकवास है, मुझे नहीं चाहिए। ये कहकर वो चला गया। अब वो चला तो गया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो मुझे शॉर्टकट दे गया। उसने कहा था कि सब फालतू बकवास है, मुझे नहीं चाहिए, और इसका यही सेंटेंस हमारे लिए शॉर्टकट बन गया। एस फॉर स्टैटिन्स, एफ फॉर फाइब्रेट्स, बी फॉर बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स, एम फॉर मिसलेनियस एजेंट्स, एन फॉर नायसिन, एंड सी फॉर कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स। तो कुछ इस तरीके से याद हो गया एंटी हाइपरलिपिडेमिक की क्लासिफिकेशन। तो ये बात हो गई एंटी हाइपरलिपिडेमिक के क्लासिफिकेशन की। अब एक एक करके सारे क्लास के मैकेनिज्म देखते हैं कि वो काम कैसे करते हैं। तो शुरुआत करते हैं HMG कोए रिडक्टेज इनहिबिटर्स से, और आसान भाषा में इन्हें स्टैटिन्स कहा जाता है। अंडरस्टैंड? इनकी शुरुआत 1980s में हुई। इनके मैकेनिज्म की अगर बात करें कि ये काम कैसे करते हैं, तो उससे पहले हमें एक रिएक्शन समझनी पड़ेगी जो कि लिवर में होती है। किस चीज़ की रिएक्शन? कोलेस्ट्रॉल के बनने की रिएक्शन, यानी कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस कैसे होती है वो देखना पड़ेगा। तो देखो, कोलेस्ट्रॉल जो है वो लिवर में बनता है। किससे बनता है? मेवेलोनेट से बनता है। तो मेवेलोनेट से कोलेस्ट्रॉल बनता है, और मेवेलोनेट को बनाने के लिए चाहिए 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूट्रिल कोएंजाइम A, आसान भाषा में HMG को A। HMG को A से मेवेलोनेट बनता है, फिर मेवेलोनेट से कोलेस्ट्रॉल बनता है। अंडरस्टैंड? तो अब इस रिएक्शन में हमें कुछ ना कुछ झोल करना पड़ेगा ताकि कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस पे असर हो। तो अगर हम ध्यान से इस रिएक्शन में देखेंगे तो HMG को A को मेवेलोनेट में कन्वर्ट होने के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है।
उस एंजाइम का नाम है HMG CoA रिडक्टेज एंजाइम। अंडरस्टैंड? तो हमें हमारा टारगेट मिल गया, यानी कि जो स्टैटिन्स हैं वो ये HMG CoA रिडक्टेज को इनहिबिट करेंगे, इसीलिए उन्हें कहते हैं HMG CoA रिडक्टेज इनहिबिटर्स। अंडरस्टैंड? ये इस एंजाइम को पकड़ लेंगे, इनहिबिट कर लेंगे, जिसकी वजह से HMG CoA का मेवेलिनेट में कन्वर्जन स्लो हो जाएगा। ओके, तो अब मेवेलिनेट नहीं बनेगा तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा, तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस स्लो हो जाएगी, बहुत स्लो हो जाएगी। अंडरस्टैंड? लेकिन स्टैटिन्स का मैकेनिज्म यहीं ख़त्म नहीं होता। अब अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं रहेगा लीवर के अंदर तो बाइल कैसे बनेगा? क्योंकि बाइल को बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत पड़ती है। तो अब कोलेस्ट्रॉल नहीं रहेगा तो बाइल नहीं बनेगा, लेकिन बाइल एक ज़रूरी चीज़ है, तो कोलेस्ट्रॉल को लाना पड़ेगा। कहाँ से आएगा कोलेस्ट्रॉल? जहाँ पर प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? मतलब हमारे ब्लड के अंदर। हमारे ब्लड के अंदर अगर लिपिड प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, तो वहाँ से आएगा हमारा ज़रूरत का कोलेस्ट्रॉल, जिससे बाइल बनेगा। अब ये कैसे होगा? तो कोलेस्ट्रॉल की जब सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है तो लीवर के सरफेस के ऊपर LDL के रिसेप्टार्स का एक्सप्रेशन होता है, मतलब LDL के रिसेप्टार्स बढ़ जाते हैं। तो अब ब्लड में से LDL आता है और उस रिसेप्टार से बाइंड करता है, कोलेस्ट्रॉल डिलीवर करता है। अंडरस्टैंड? तो उनके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो यहाँ पर इस्तेमाल होता है, तो ब्लड के अंदर से कोलेस्ट्रॉल का क्वांटिटी कम हो जाती है। तो इस तरीके से पूरा स्टैटिन्स का मैकेनिज्म चलता है। इस तरीके से स्टैटिन्स पूरा वर्क करते हैं। इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो लोवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, फ्लूवास्टैटिन, एटरोवास्टैटिन एक्सेट्रा। लोवास्टैटिन जो है वो सबसे पहला क्लिनिकली यूज्ड स्टैटिन था, इसे ओरली दिया जाता था। फिर उसके बाद सिम्वास्टैटिन आया, जो कि सेम लोवास्टैटिन जैसा था, बट उसकी एफिशिएंसी जो थी वो डबल थी, लोवास्टैटिन से डबल थी। अंडरस्टैंड? और हाँ, एक बात और है कि स्टैटिन्स जो है वे HDL के लेवल को बढ़ाते हैं। अब वो कैसे करते हैं उसका मैकेनिज्म अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन बढ़ाते ज़रूर हैं। HDL का लेवल इंक्रीज़ होता है, जो कि अल्टीमेटली हेल्पफुल है। ओके, तो ये बात हो गई स्टैटिन्स के बारे में। नाउ नेक्स्ट इज़ फाइब्रेट्स, और इन्हें लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर भी कहते हैं। नाउ लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि लिपोप्रोटीन लाइपेज क्या है ना? तो लिपोप्रोटीन लाइपेज एक एंजाइम है जो कि हमारे ब्लड वेसल्स के वॉल पर प्रेजेंट होता है। इसका काम ये होता है कि जो भी लिपोप्रोटीन्स आते हैं हमारे ब्लड के अंदर, उनमें से लिपिड्स और ट्राइग्लिसराइड्स को निकालकर फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है और एडिपोज में और सेल्स में डिलीवर करता है। तो ये काम है लिपोप्रोटीन लाइपेज का। अब फाइब्रेट्स क्या करते हैं? तो फाइब्रेट्स जितने भी लिपोप्रोटीन लाइपेज हैं उन सबको एक्टिवेट कर देते हैं। उसके अलावा नए लिपोप्रोटीन लाइपेज भी बनवाते हैं। अंडरस्टैंड? तो अब सवाल ये है कि ये करते कैसे हैं? तो देखो, फाइब्रेट्स जो है वो कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, इनकी टच बहुत ऊपर तक है। मतलब ये नीचे बात नहीं करते, सीधा गवर्नमेंट से जाकर बात करते हैं। हमारी बॉडी की गवर्नमेंट कौन है? DNA, राइट? तो हमारे DNA पे एक रिसेप्टार प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं पैरोक्सिसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टार अल्फ़ा। इतना लंबा नाम मत याद रखो, PPAR अल्फ़ा। ये एक रिसेप्टार प्रेजेंट होता है, ये एक जीन ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटिंग रिसेप्टार है। अब फाइब्रेट्स जैसे ही इस रिसेप्टार से जाकर बाइंड करते हैं तो जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है, एक जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है जिससे ये लिपोप्रोटीन लाइपेज बनते हैं। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से फाइब्रेट्स काम करते हैं। उसके अलावा फाइब्रेट्स जो है वो ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस भी डिक्रीज करवाते हैं लीवर के अंदर। तो ये हो गए फाइब्रेट्स। इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो क्लोफाइब्रेट्स, जेमफाइब्रोजिल, बेंजाफाइब्रेट्स एंड फेनोफाइब्रेट्स। ओके, फाइब्रेट्स। नाउ नेक्स्ट इज बाइल एसिड सेक्वेस्ट्रेंट्स। देखो, बाइल एसिड जो है उसकी सिंथेसिस कहाँ होती है? लीवर के अंदर। स्टोर कहाँ किया जाता है? गॉल ब्लैडर के अंदर। और फिर रिलीज कहाँ किया जाता है? इंटेस्टाइन के अंदर, डाइजेशन वगैरह के लिए। ठीक है, तो बाइल एसिड का इस तरीके से काम चलता है। तो बाइल एसिड सेक्वेस्ट्रेंट्स क्या करते हैं कि एक आयन एक्सचेंज रेजिन की तरह काम करते हैं। ये नेगेटिवली चार्ज बाइल एसिड के साथ चिपक लेते हैं, एकदम मैग्नेट की तरह, नहीं छोड़ते। अब इसकी वजह से क्या होता है कि बाइल एसिड का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता। अब बाइल एसिड रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो अल्टीमेटली फीसीज के साथ बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, राइट? तो अब इतना ज़्यादा बाइल एसिड एक्सक्रीट होने लगेगा, वेस्ट होने लगेगा, तो बाइल एसिड की सिंथेसिस भी बढ़ेगी। कहाँ पर? लीवर के अंदर, क्योंकि बाइल एसिड तो ज़रूरी है ना, डाइजेशन के लिए चाहिए, तो बाइल एसिड की सिंथेसिस बढ़ेगी। अब बाइल एसिड की सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? कोलेस्ट्रॉल चाहिए। और वो कहाँ से आएगा? जहाँ पर प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? हमारे ब्लड के अंदर, राइट? तो ब्लड में से कोलेस्ट्रॉल
लिवर के अंदर आएगा बाइल एसिड बनाने के लिए, उसी तरीके से जिस तरीके से स्टैटिन्स में आ रहा था। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स काम करते हैं। बहुत अमेजिंग मैकेनिज्म है ना। एग्जाम्पल्स की बात करें तो कोलेस्टेपॉल एंड कोलेस्टायरमीन। नाउ नेक्स्ट इज नायसिन। देखो हमारे एडिपोज टिश्यू के अंदर नॉर्मली एक रिएक्शन चलती है। वो रिएक्शन ये होती है कि ट्राइग्लिसराइड से फ्री फैटी एसिड्स बनते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा लिवर है वो उन फ्री फैटी एसिड्स को इस्तेमाल करता है खुद के ट्राइग्लिसराइड्स बनाने के लिए, और फिर उन ट्राइग्लिसराइड से VLDL बनता है। अंडरस्टैंड? तो इन शॉर्ट हमें ट्राइग्लिसराइड से फ्री फैटी एसिड का जो कन्वर्जन है वो रोकना पड़ेगा। नाउ ट्राइग्लिसराइड से फ्री फैटी एसिड बनने के लिए एक एंजाइम लगता है जिसे कहते हैं हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। तो यही हमारा टारगेट है। नायसिन यही काम करता है कि हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को इनहिबिट कर देता है, तो उसकी वजह से अल्टीमेटली VLDL की सिंथेसिस डिक्रीज हो जाती है। अंडरस्टैंड? तो नायसिन कुछ इस तरीके से काम करता है। और नायसिन का एक और नाम है निकोटिनिक एसिड। तो अब आप लोग ये निकोटिनिक एसिड को कंफ्यूज मत होइएगा। ये निकोटिनिक एसिड सिगरेट में नहीं होता, सिगरेट में निकोटिन होता है, और निकोटिनिक एसिड जो है वो एक विटामिन है, विटामिन B3। अंडरस्टैंड? अगर आपको चाहिए तो ये फ़िश में मिलेगा, मीट में मिलेगा। वेज की बात करें तो एवोकाडो में मिलेगा और पीनट में मिलेगा। अच्छा, एक और बात है कि नायसिन भी HDL का लेवल इंक्रीज़ करता है, और उसका भी मैकेनिज्म अभी अननोन है। कुछ पता नहीं है कैसे करता है, लेकिन करता ज़रूर है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज़ कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स। अब नाम से समझ में आता है कि कोई ऐसे ड्रग्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करेंगे। सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही ड्रग्स हैं, यही करने वाले हैं। लेकिन कहाँ? कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन कहाँ इनहिबिट होगा? इंटेस्टाइन के अंदर। अब कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन के इनहिबिशन को समझने से पहले हमें कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को समझना पड़ेगा कि कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्ब कैसे होता है। तो देखो, हमारे इंटेस्टाइन के वॉल पर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं NPC1L1। अब अगर आप ये कहोगे कि यार ये कैसा अजीब सा कोड वर्ड है, क्या नाम है, ऐसा फालतू सा नाम है, तो इसका फुल फॉर्म भी बता देते हैं। इसका फुल फॉर्म है Niemann-Pick C1 like 1। अब आप खुद डिसाइड कर लो कौन सा आसान है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है कि इस प्रोटीन से आकर बाइंड करता है NPC1L1 से, और फिर ये प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को लेकर अंदर जाता है, कोलेस्ट्रॉल को छोड़कर बाहर आता है। तो इस तरीके से NPC1L1 काम करता है ना। कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स जो हैं वो इस प्रोटीन के साथ इंटरफेयर करेंगे। मतलब अगर इसके साथ इंटरफेयर करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा ना। अब कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्ब नहीं होगा इंटेस्टाइन से, तो बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है थ्रू फीसेस। तो इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स वर्क करते हैं। लेकिन अब इस चीज़ की वजह से एक दूसरा कॉम्प्लिकेशन ये आता है कि लिवर में कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर लिवर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो लिवर में कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस बढ़ जाती है। तो इसीलिए ये जो ड्रग्स हैं कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स, इनके साथ में स्टैटिन्स को भी कंबाइन करके दिया जाता है, ताकि स्टैटिन्स जो है वो लिवर पर वर्क करेंगे, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को कम करेंगे, राइट। तो इस तरीके से पूरा मैकेनिज्म चलता है। कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर के एग्जाम्पल की बात करें तो एक ही है, एज़ेटामाइब। बहुत ही आसान काम करता है ये, सीधा कोलेस्ट्रॉल को उठा के बाहर फेंक देता है। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो इसीलिए इसका नाम है एज़ेटामाइब। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मिसलेनियस एजेंट्स। इसके अंदर आता है बीटा सेटोस्टेरॉल। नाउ बीटा सेटोस्टेरॉल की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि ये कोलेस्ट्रॉल की तरह ही दिखता है। इसका स्ट्रक्चर कोलेस्ट्रॉल की तरह एकदम आइडेंटिकल है, दोनों जुड़वा भाई है एकदम। बस खाली डिफरेंस के लिए 24th कार्बन के ऊपर बीटा सेटोस्टेरॉल में इथाइल ग्रुप लगा हुआ होता है। इसके मैकेनिज्म की बात करें तो ऐसा कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म अभी तक पता नहीं चला है कि ये काम कैसे करता है। बस खाली यही सस्पेक्ट किया जाता है कि ये भी कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन के साथ इंटरफेयर करता है। अंडरस्टैंड? तो ये हो गया बीटा सेटोस्टेरॉल। तो ये हो गई बात एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स के बारे में। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी डाउट है कि हाइपरलिपिडेमिया क्या है, लिपोप्रोटीन्स क्या हैं, देन इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। हमारे पास उसका भी सोल्यूशन है। ये लेफ्ट वाली वीडियो आप ही के लिए। और अगर आपको डाउट नहीं है तो राइट में डायबिटीज़ मेलाइटिस की सीरीज़ आपके लिए अवेलेबल है। So this was all for this video. I hope you liked it. Thank you so much for watching this video. We'll meet you in the next one. Until then, allow me to sign off.